स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन अभी कहां तक पहुंचा है। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि फ्यूजन है क्या, क्यों इसके पीछे सब लोग भाग रहे हैं। आप ये समझिए कि जनरली आप क्या करते हैं कि दो एटॉमिक न्यूक्लियाई लेते हैं, यानी दो लाइट एलिमेंट लेते हैं, उसे जोड़ के एक अलग फॉर्मेट में बदल देते हैं। जनरली फिजन जो होता है, आप एक बड़ा मटेरियल लेते हैं, उसे तोड़ के जो दो छोटा निकालते हैं। यहाँ उसका उल्टा हो रहा है, आप दो छोटा लेके एक बड़ा बनाते हैं। तो जनरली मतलब समझिए हाइड्रोजन का दो आइसोटोप लिया जाता है, उसे जोड़ के एनर्जी मिलता है। एनर्जी का फॉर्मेट होता है, एक भारी हाई स्पीड न्यूट्रॉन निकलता है और हीलियम निकलता है। तो ये समझिए, और इसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत लो या ना रेडियो एक्टिव होता है। यानी कि जो मतलब हीलियम बन रहा है थोड़ा टाइम तक रेडियो एक्टिव रह सकता है, या जो न्यूट्रॉन निकल रहा है वो कुछ और चीज़ को एक्टिवेट कर सकता है। लेकिन मतलब कंपेयर टू फिजन अगर आप देखना चाहेंगे तो ये लगभग नेग्लिजिबल है, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है फिजन के कंपेयर में ये पूरी तरह सेफ है। प्लस इसके जो ईंधन लगता है, ईंधन में भी जो चीज़ आपको चाहिए वो भी लगभग एकदम जीरो रेडिएशन से लेके माइल्ड रेडिएशन तक होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसका एक आइसोटोप जो होता है वो आपकी घड़ी में लगाया जाता है ग्लो आफ्टर डार्क के लिए। तो ऐसा नहीं कि एकदम जीरो रेडिएशन है, लेकिन बिना उसके भी आप जुगाड़ कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन के कुछ आइसोटोप्स थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होते हैं। और ये समझिए कि इतना कम रेडिएशन होने के बावजूद भी जब एक्चुअली फ्यूजन आप करते हैं तो उसका जो पावर आउटपुट है, यानी कितना मेगावाट हीट निकाल रहा है, वो फिजन से ज़्यादा होता है। यानी कि आपको एक क्लीन सोर्स मिल रहा है जिसमें ज़्यादा पावर है न्यूक्लियर फिशन का। और कोई बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं हो रहा है जो लाखों लाख साल तक आपका दिमाग खराब करता रहा है। मतलब अगर आपको एक्चुअली अपना दिमाग खराब करना है, देखिए चेरनोबिल का क्लीन अप में कितना खर्चा अभी लग रहा है। तो ये समझिए, और इसके बाद ये समझिए कि ये दो चीज़ हम लोग को सेफ है। ये पहला साफ सुथरा, यानी हमारा एटमॉस्फेयर को ख़राब नहीं करेगा, हमें मतलब ऐसा रेडिएशन नाइटमेयर नहीं देगा जिसको कभी सॉल्व ही नहीं कर सके। और अबंडेंट पावर देगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सोलर पावर नहीं दे सकता या विंड पावर नहीं दे सकता। वो सब अबंडेंट नहीं देते कि मतलब आपको टेंशन ही नहीं है, वैसा नहीं है। फ्यूजन वहाँ तक पहुँच सकता है कि आप कुछ भी चलाइए, कैसे भी चलाइए, उसको टेंशन ही नहीं है। तो इसीलिए सब लोग फ्यूजन के पीछे भाग रहे हैं। अब बात करते हैं ईंधन के बारे में, यानी इसमें लगेगा तो लगेगा क्या। तो यहाँ पे समझिए, फ्यूजन टेक्निकली अगर आप देखें तो उसी से पूरा पीरियोडिक टेबल बना है। यानी अगर बिग बैंग के टाइम में देखेंगे तो सिर्फ हाइड्रोजन था, फिर पूरा पीरियोडिक टेबल कहाँ से बना, वो फ्यूजन से बना। लेकिन हर चीज़ जो फ्यूज होता है ज़रूरी नहीं है वो एक्सोथर्मिक हो, बहुत सारा एंडोथर्मिक होता है। स्टार्स जब एक्सोथर्मिक की जगह एंडोथर्मिक बनाने लगता है वो कोलैप्स कर जाता है। तो समझना बेहद ज़रूरी है। आयरन को आप फ्यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि वो फ्यूज़ नहीं होगा, फ्यूज़ होगा लेकिन वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा। तो इसीलिए आपको एक्सोथर्मी चाहिए। तो पहला कॉमन रिएक्टर, आप उससे एनर्जी निकालना चाहते हैं, डालना नहीं चाहते, पहला। दूसरा, उसका मतलब बहुत सारा प्रिंसिपल होने के कारण आपको जो एटॉमिक नंबर है वो हल्का होना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और इसका सीधा प्रोपोर्शन होता है कि आपका जो कूलॉम बैरियर है, जो हर जगह आप सुनते होंगे, हर पिक्चर उच्चर में होता है कूलॉम बैरियर, कूलॉम बैरियर। होता यह है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, यानी आप इस सबको हीट करते हैं और वो प्लाज्मा स्टेट में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, प्लाज्मा स्टेट में बचा क्या, बचा आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या बचा है, न्यूट्रॉन, जिसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन प्रोटॉन तो है। प्रोटॉन के कारण वो पॉजिटिवली चार्ज है। अब फिर आप बाहर भी कुछ लगाते हैं, मतलब जो दूसरा आइसोटोप है वो भी प्रोटॉन है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। तो ये बहुत क्लोज अगर आप ले जाते हैं तो एक बैरियर बन जाता है, कूलॉम बैरियर जिसे कहा जाता है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, बिना उसको तोड़े आप फ्यूजन नहीं कर सकते। और ये न्यूट्रॉन का नंबर अगर जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका नंबर प्रोटॉन्स में उसको बैलेंस करने के लिए बढ़ जाएगा। इसीलिए लाइट एलिमेंट्स आपको चाहिए। फिर बात करते हैं, ये सब ठीक है, ये बता रहा हूँ काफ़ी चीज़ में किया जा सकता है। और आयरन से पहले भी बहुत सारा एलिमेंट है पीरियोडिक में, लेकिन रिक्वायरमेंट, यानी ये बैरियर को तोड़ने का रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए ये भी देखा जाता है, मैथ से हिसाब लगाया जाता है। वो बैरियर कम होना चाहिए। अब आप दो चीज़ शब्द बार बार सुनते होंगे, हर जगह सुनते होंगे, हर रिएक्टर के बारे में सुनते होंगे, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो क्या है बात है, ये सबसे आसान है। मतलब पीरियोडिक टेबल का कॉम्प्लेक्सिटी निकालें, एनर्जी रिक्वायरमेंट निकालें, ये सबसे आसान है। और ये बात ज़रूर समझिए, ऐसा नहीं कि यही हम लोग नहीं कर पाए, सब जितना फ्यूजन सिस्टम है सब अचीव कर चुके हैं। लैब में फ्यूजन अचीव करना बहुत आसान है, बच्चों को खेलने का चीज़ है, 12-13 साल के लड़के लोग अचीव कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। बात है उससे एनर्जी निकालना, वो फजीयत वाला। बनाना बच्चों को खेल, एनर्जी निकालना भूल जाइए। तो बस वही बात होता है। तो ड्यूटेरियम ट्रिटियम पे जितने भी पावर प्लांट्स चल रहे हैं, कि मतलब प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है कि हम पावर प्लांट के लिए रिएक्टर बनाएंगे, वो सारा फोकस कर रहे हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम पे। उसका एक ही कारण है कि वो एक्चुअली इग्नाइट किया जा सकता है। बाकी सबका रिक्वायरमेंट देखेंगे तो चांसेस है ही नहीं कि उससे हम लोग कभी एनर्जी निकाल पाए। लैब में बनाना, बम में बूम कर देना, वो सब अलग बात होता है। एक होता है कि एक्चुअल पावर प्लांट बना सके, सवाल ही नहीं है।
फिर आप ये समझिए कि ये जो एनर्जी देता है, ये एनर्जी देता है न्यूट्रॉन्स के केस में, यानी न्यूट्रॉन्स आपके चेंबर वॉल को भिड़ेगा और मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट न्यूट्रॉन्स को नहीं रोक सकता। तो आप जो कन्फाइनमेंट बना है उसमें मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लटके हुए हैं, वो बम है, लेकिन न्यूट्रॉन जैसे ही हाई एनर्जी पकड़ा वो सीधे निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उसको चार्ज से कोई लेना देना नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड के आर पार जा सकता है, वो सीधे चेंबर वॉल को हिट करेगा, चेंबर वॉल गर्म होगा, उससे आप गर्मी निकालेंगे, यहीं पर ठंडा करना होता है। अब बात यह है कि ये जो न्यूट्रॉन है ये बहुत हाई एनर्जी लेवल का बात किया जा रहा है, तो यानी आपका जो रिएक्टर है, रिएक्टर का अंदर वाला जितना भी सरफेस में न्यूट्रॉन भिड़ रहा है वो न्यूट्रॉन एक्टिवेशन से गुजरेगा, यानी कि न्यूट्रॉन उसको रेडियो एक्टिव बना देगा। यानी कि जो भी मटेरियल आप लगा रहे हैं या ठंडा करने के लिए या मतलब इसे गर्मी निकालेंगे, जैसे कि मान लीजिए टंगस्टन हो, वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा, कार्बन हो वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। जैसा कि आप चेरनोबिल वाले टीवी शो में देखेंगे कार्बन रेडियो एक्टिव हो जाता है, वही इसमें भी होगा कि इसका दीवार में जितने चीज़ें हैं वो रेडियो एक्टिव में बदल जाएंगे धीरे धीरे। उतना नहीं, इसमें वेस्ट नहीं निकल रहा है, मतलब इसका टोटल आउटपुट, मतलब ये रिएक्टर 10 साल चले या 50 साल चले उतना ही हो जितना इसका रिएक्टर के अंदर था, ये इसका एक अच्छा बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसमें कोई रेडिएशन नहीं, मान लीजिए अगर ये रिएक्टर टूट गया किसी कारण से तो ये सब पार्टिकल्स सीधे सीधे बाहर रेडिएशन निकालने लग जाएंगे। और ये समझिए कि इसके सिवा जितने और ऑप्शंस हैं, मतलब ड्यूटेरियम ट्रिटियम को छोड़ के जितने भी और ऑप्शंस हैं वो इससे ज़्यादा डिमांडिंग है, यानी कि टेम्परेचर और कन्फाइनमेंट, यानी कि तापमान कितना चाहिए। आप ये सुनते हैं सूरज से ज़्यादा हम लोग गर्मी बना ले रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, सूरज को उतनी गर्मी की ज़रूरत नहीं है, ये समझना बेहद आपके लिए ज़रूरी है। सूरज को उतनी गर्मी की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत मैसिव है। मैसिव होने का क्या मतलब होता है? उसमें ग्रेविटी कंप्रेशन बहुत बम है, उससे ये होता है कि कूलम बैरियर सीधे तोड़ देता है। अरे तुमको गर्मी की तो ज़रूरत ही नहीं, हम सीधे तोड़ देते हैं, मतलब टेंशन नहीं लेने रहा है। तो इसी कारण से सूरज में उतनी गर्मी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप वो ग्रेविटी कंप्रेसर नहीं निकाल पाते, जो हमारे पास नहीं है, हमारे पास ग्रेविटी बनाने की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ग्रेविटी कंप्रेसर अगर आप हटा देते हैं तब आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। मतलब समझिए कि दो चीज़ को आपको बैलेंस करना है, अगर एक चीज़ नहीं है तो दूसरे को बहुत बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हमारा मतलब जो रिएक्टर सब है ऊट पटांग नंबर पर चला जाता है, यानी 150 मिलियन कैल्विन, 200 मिलियन कैल्विन तक हम लोग पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। हिसाब वही, हम लोग को ऊट-पटांग जाना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी का कंप्रेसर नहीं है। तो यह ईंधन में इसीलिए समझिए सब लोग ड्यूटेरियम ट्रिटियम पे मेहनत इसीलिए करते हैं क्योंकि ये सबसे आसान है, बाकी सारा इससे ऊपर चला जाता है। और वो सारों को करके देख चुके हैं तब लोगों को पता चला। अब बात करते हैं कि न्यूट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, वो काफ़ी डेंजरस चीज़ है और मतलब रिएक्टर जब चालू होगा उसके आसपास तो कोई रहना ही नहीं चाहिए, और रिएक्टर बंद कर देने के बाद भी वो सारे पार्टिकल्स मतलब जो इनर पार्ट्स हैं वो रेडियो एक्टिव हो ही चुके होंगे। तो हिसाब ये बनता है क्यों ना ए न्यूट्रॉनिक के पीछे भागा जाए। ए न्यूट्रॉनिक का मतलब था कि एनर्जी रिलीज जो हो रही है वो न्यूट्रॉन की जगह पे किसी और चीज़ से हो, जैसे कि प्रोटॉन पे। तो प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड से रिएक्ट करने का मतलब आप सीधे जनरेटर चला रहे हो। तो वही समझिए कि बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे भी हैं जो आपको ए न्यूट्रॉनिक अचीव करने देगा, जिसके चलते साइंस फिक्शन वाले सब लोग मेरा दिमाग खाते हैं। तो उसमें यही समझिए कि एनर्जी रिलीज जो होता है वो प्रोटॉन के फॉर्म में होता है। तो ये तो बम इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि न्यूट्रॉन रेडिएशन नहीं कॉज कर रहा है, यानी आपको रिएक्टर को कितना शील्ड करना पड़ेगा वो कम होगा। रिएक्टर बंद कर देते हैं तो वो सेफ हो जाता है, मतलब सीधा सीधा सेफ, कुछ और नहीं है। मतलब रिएक्टर के अंदर भी आदमी गया तो वो ऊपर नहीं पहुंचा। ये आप जरूर देखिए कि आइटर के जितने भी रिपेयर सिस्टम किया है उसके लिए बनाया जा रहा है कि उसके अंदर आदमी जाके नहीं रिपेयर कर सकता उसको। जब मतलब रिएक्टर चालू हो जाएगा कुछ देर चलेगा, रिएक्टर रेडियो एक्टिव हो जाएगा, तो इसीलिए अंदर रोबोट बना के भेजना पड़ रहा है। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा था कि आपको स्टीम का साइकिल नहीं करना पड़ेगा। ये हीट निकाल रहे हैं, चाहे उसे आप कार्बन डाइऑक्साइड में डालें, चाहे उसे आप हीलियम में डालें, चाहे आप हीट निकाल रहे हो, वो हीट को दोबारा आपको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब यहाँ डायरेक्ट चार्ज एक्सट्रैक्शन हो रहा है तो ये काफ़ी छोटे में काफ़ी बम दे सकता है। टेक्निकली, थियोरेटिकली, हाइपोथेटिकली यही है आयरन मैन का आर्क रिएक्टर। मतलब आयरन मैन का आर्क रिएक्टर बिना ए न्यूट्रॉनिक हुए नहीं हो सकता, क्योंकि वो यहाँ इतना छाती में रेडिएशन शील्डिंग नहीं लगाया जा सकता। लेकिन अगर ए न्यूट्रॉनिक यानी रेडिएशन बन ही नहीं रहा है, न्यूट्रॉन निकल ही नहीं रहा है, बम ये किया जा सकता है। तो बात बनता है कि सब लोग इसको क्यों नहीं कर रहे, और क्यों मैं कह रहा हूँ कि सब वो जो साइंस फिक्शन में घास पे चढ़ा देते हैं वो चढ़े क्यों जा रहे हैं। हिसाब ये समझता है कि इसका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो प्लाज्मा बनाने के लिए, सस्टेन करने का, वो ड्यूटेरियम ट्रिटियम का, अरे वो तो बच्चा है, बच्चा रो रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिकली, मैंने पिछले बार भी जब वीडियो बनाया था लोग इस पर ध्यान नहीं दिए, तो इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ड्यूटेरियम ट्रिटियम को अगर आप 1 मानते हैं, मतलब एनर्जी रिक्वायरमेंट मान लीजिए 1 मेगावाट मान के आप चल रहे हैं, तो ड्यूटेरियम और हीलियम 3 अगर आपको लगाना होगा आपको 4 गुना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। आप समझ लीजिए अभी तक हम लोग 1 नहीं कर पा रहे हैं, आप इसे 4 गुना आगे का सपना देख रहे हैं। फिर अगर आप उतना पहुंच जाते हैं तो आप कुछ और भी कर सकते हैं, आपको हीलियम 3 की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप एक प्रोटॉन ले सकते हैं
उसे आप लिथियम में भिड़ा सकते हैं और वो भी उतना ही एनर्जी खाएगा, 4 गुना ज़्यादा होता है, और उससे भी आपको वही फ्यूजन मिल जाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा चांद में जाएंगे, माइनिंग करेंगे, पता नहीं कहाँ से सब लोग देख लें। मतलब चांद ऐसे बोलते हैं ना, अरे बगल में रखा है, अरे गाड़ी पकड़ोगे, सुबह बस पकड़ेंगे, शाम को उतर जाएंगे, क्या है इतना हाई तबक कर, बगल में है ना। तो लिथियम से काम कर लो ना, जब मतलब तुमको 4x ज़्यादा एनर्जी देने का कैपेसिटी आ गया तो सीधे लिथियम से काम कर लो। और अगर आपको और ज़्यादा, आप ये समझिए कि लिथियम और ड्यूटेरियम दोनों में न्यूट्रॉन होता है, रेडिएशन आउटपुट बहुत कम होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन अभी भी है रिएक्टर में और अभी भी हाई एनर्जी एनवायरमेंट होने के चलते धीरे धीरे रेडियो एक्टिव हो जाएगा। कंपेयर टू ड्यूटेरियम ट्रिटियम के कंपेयर में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% होगा, लेकिन होगा। मतलब आपको कुछ साल बाद के बाद ध्यान देना पड़ेगा, भाई अब रेडियो एक्टिव हो गया सब चीज़, तो क्यों ना और प्योर चीज़ पे, आपके पास एनर्जी तो है बम बम, तो बोरॉन पे चले जाइए। बोरॉन एकदम शुद्ध 100% रेडिएशन फ्री एनर्जी देता है। बोरॉन लीजिए, बोरॉन का एक आइसोटोप है 11, प्रोटॉन और बोरॉन का बढ़ाइए, आपको आराम से एकदम टेंशन ही। न्यूट्रॉन तो मतलब सेकेंडरी रिएक्शन में भी न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा, रेडिएशन का दूर दूर तक नहीं है, सीधे प्रोटॉन्स निकल रहे हैं। सीधे प्रोटॉन को आप लीनियर एक्सेलेटर में डालिए, बिजली निकालिए, काम खत्म। तो क्यों नहीं ये सब कर, वही हिसाब है। हीलियम 3 इंसानियत के पास है, उसे क्वांटम कंप्यूटर के फ्रीजर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी के पास रिएक्टर की टेक्नोलॉजी नहीं है और ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम लोग ड्यूटेरियम ट्रिटियम नहीं बना पा रहे, सवाल ही नहीं बनता इतना ऊंचे ऊंचे सपने देखने का। ये मतलब लगे भैया 1 लेवल तुम पार नहीं कर पा रहे हो और 4 लेवल का सपना देख रहे हो, और प्लस अगर 4 तक पहुंच ही जा रहे हैं तो भैया थोड़ा सा बगल में खींचो ना, लिथियम पहुंच जाए, लिथियम तो बहुत है। और प्लस आपको बहुत लोग बोलेंगे लिथियम का ये जो आइसोटोप है ये रेयर आइसोटोप है, ये बात एकदम 100% सही है। बस अंतर यह है कि वो बहुत ज़्यादा है, हीलियम 3 के कंपेयर में वो बहुत ज़्यादा है। और जब आप बढ़ाई ले रहे हो, आप भावनाओं में बही जा रहे हो, तो बह जाओ ना, बोरॉन तक चले जाओ, एकदम आसान हो जाएगा। तो वही हिसाब लगता है कि ए न्यूट्रॉनिक हम लोग फ्यूजन नहीं कर पा रहे, ए न्यूट्रॉनिक सवाल ही नहीं बनता। उस सवाल जो पूछ रहा है उसे न्यूक्लियर फिजिक्स का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और इसीलिए कोई भी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट नहीं बोलता। हाँ, काफ़ी लोग का काम होता है रिसर्च करना, एक्सपेरिमेंट करना, पीरियोडिक टेबल पे स्टडी करना, जैसे मैंने बताया था सिंथेटिक एलिमेंट्स हम लोग बहुत सारा बनाते हैं जो टिकता नहीं है, 1 सेकंड भी नहीं होता, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। तो वैसे काफ़ी इंजीनियर्स हैं, काफ़ी साइंटिस्ट हैं जो ये सब पे कर रहे हैं, लेकिन एज ए पावर प्लांट ना जी ना। और जैसे आपको बोल दिया इसरो हीलियम 3 का स्टडी कर, वो उसका कोई मतलब नहीं है। वो जाके वहाँ ये कर रहा है कि मेरा मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन था कि सोलर विंड से इतना बनना चाहिए, मेरा हिसाब ये लग रहा है, मैंने वहाँ जाके चेक किया कि क्या मेरा हिसाब मैच कर रहा है कि नहीं। स्टडी करना अलग बात होता है, उससे पावर प्लांट बनाना अलग बात होता है। ये बात समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए नासा भी स्टडी करेगा, उसका काम है, नासा को बनाया गया कि भैया स्टडी करो और हमारे साइंस बुक को भरो। वो अलग बात होता है वर्सेस एक एक्चुअल पावर प्लांट बनाना। हम लोग पावर प्लांट नहीं बना सकते, ड्यूटेरियम ट्रिटियम तो इग्नाइट ही नहीं कर पा रहे हैं, और अब ड्यूटेरियम हीलियम पे चले जा रहे हैं, और वहाँ तक चले गए तो लिथियम पे चले जाइए ना, क्यों मून पे जाके खुदाई करने का क्यों चल रहा है। और प्लस चांद में एकदम नहीं के बराबर है, मतलब आपको पूरा कई 100 टन रेगुलर छानेंगे तो 1-2 ग्राम मिलेगा। अब बात करते हैं रिएक्टर। ये सब जो रिएक्टर है मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसे रिएक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्चुअली ये कर क्या रहा है, सिर्फ फ्यूजन कर दे रहा है लेकिन ब्रेक इवन नहीं कर पा रहा है। और रिएक्टर का अभी तक का जिस टाइम मैं सर्च कर रहा हूँ उस टाइम 15 मिलियन केल्विन पे पहुंच चुके हैं। आप ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि ये सब रिएक्टर के जो टेम्परेचर है उसमें कभी ये नहीं बताया सेल्सियस है कि फ़ारेनहाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये बात ज़रूर समझिए कि अभी प्रॉब्लम है कि हम लोग इसको गर्म नहीं कर पा रहे हैं और ज़्यादा देर टिक नहीं पा रहे हैं। मतलब आप सोचिए, आप जैसे नॉर्मल फिजन रिएक्टर को देखते होंगे, वो सब सालों साल चलता है। कोई फिजन रिएक्टर 11-12 साल तक कंटिन्यूसली चलता है, फिर बाद में फ्यूल रॉड्स को बदला जाता है। 11-12 साल तक हमारे पास एक रिएक्टर है, और दूसरा ये रिएक्टर मिली सेकेंड, 1 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, सेकेंड्स में हम लोग नाप रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये पावर प्लांट पूरा देश को चलाएगा, वैसा है ही नहीं। दूसरा, रिएक्टर अभी तक ब्रेक इवन पे नहीं पहुंचा। कोई भी रिएक्टर, चाहे वो यूरोप वाला हो चाहे चाइना वाला, जो नौटंकी करके नाम दे दिए आर्टिफिशियल सन, नाम दे देने से वो सच नहीं हो जाता, नाम बस दिया हुआ है। इसीलिए सब लोग मेरे सर आर्टिफिशियल सन बना लिया, अरे वो रिएक्टर का नाम है, एक्चुअल थोड़े रिएक्टर का नाम बस दिया हुआ, वो भी वही है, उसी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है 30 सेकंड। बाकी का अभी तक 20 सेकंड और 25 सेकंड पे अभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है कि कौन पहुंचा है। तो वही समझिए कि हम लोग ब्रेक इवन पे नहीं है। यानी ये सब रिएक्टर चल क्या रहा है, नहीं चल रहा है। इसको बिजली देके प्लाज्मा को गर्म किया जाता है, प्लाज्मा में ड्यूटेरियम ट्रिटियम डाला जाता है, सब चेंज करके देखते हैं और बंद कर दिया जाता है रिएक्टर, क्योंकि खुद ब खुद उड़ जाएगा रिएक्टर। वही समझिए, उड़ जाएगा मतलब ठंडा हो जाएगा। कन्फाइनमेंट उतना अच्छा नहीं है, रोक के नहीं रख पा रहे हैं, और न्यूट्रॉन जो निकलता है वो एनर्जी हटा ही रहा है ना, ऑब्वियसली रिएक्शन से एनर्जी हटाई जा रही है। जब आप न्यूट्रॉन निकल जा रहा है तो वो ठंडा पड़ जाता है, ठंडा पड़ने के बाद फुस हो जाता है। तो हिसाब वही है कि हम लोग ब्रेक इवन पे नहीं, कि 100 मेगावाट लगा के मान लीजिए आपने रिएक्टर को चालू किया है, उसको गर्म करने में उसका मैग्नेटिक सिस्टम पर आपने खर्च कर दिया, वो 200 मेगावाट का गर्मी बनाएगा तो काम नहीं चलेगा, आपको कम से कम उससे 10 गुना ज़्यादा चाहिए। तो हिसाब यही लगता है कि हमें 10 गुना ज़्यादा पावर आउटपुट है। जब जो उसमें एनर्जी निकलेगा उसे आप कन्वर्ट करेंगे, थर्मल सिस्टम से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कन्वर्ट करने में आपको लॉस होगा। वो लॉस के बाद आपको पहले उसको 2 हिस्सों में बांटना हो, पहला हिस्सा जो रिएक्टर को खुद चलाने में, फिर बेचने वाला।
और अगर आप बेच रहे हो, मान लीजिए कि आप इतना अरबों रुपये का खर्चा करके आप एक प्रोटोटाइप बना रहे हैं और वो प्रोटोटाइप सिर्फ 1 मेगावाट दे रहा है, लोग बोलेंगे भैया चुपचाप से हम सोलर फार्म नहीं लगा लें, लोग 10-20 लोग का छत में हम लगा देंगे 1 मेगावाट पहुंच जाएंगे। तो वही समझिए कि हम लोग को कम से कम वो 10 का फैक्टर चाहिए, कम से कम, मतलब इससे पहले कमर्शियल नहीं होने वाला। भले कल को मान लीजिए रिएक्शन न्यूज़ में आ जाता है ब्रेक इवन अचीव्ड, उसका कोई मतलब नहीं हुआ जब तक उसका फैक्टर नहीं बताया जाए। और फैक्टर ज़रूर ध्यान दें कि 10 से नीचे है उसका कोई मतलब नहीं है, बस वही हो गया जैसा कि आज हम लोग बोल रहे हैं ना 30 सेकंड रिएक्टर चालू हो गया, वही बात है, कोई मतलब नहीं है। अभी ये टेक्नोलॉजी दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। तो हकीकत में आते हैं, तो हकीकत में यह समझिए कि ये अभी भी अगर सारा साइंटिफिक प्रोजेक्शन सही चल रहा है, जो कि पिछले कई साल से फेल हो रहा है, मान लीजिए कि सारा सही, मान लीजिए कि यही बार है कि हम लोग एक्चुअली बना लेते, तो अभी भी 30 साल लगेगा बेस्ट केस सिनेरियो में। दूसरा, अगर मान लीजिए ये सच होता है, तब दूसरा समस्या सामने आ जाएगा, वो ये है कि ये सब सिस्टम सुपर कॉम्प्लेक्स होता है और ऑपरेशंस भी बहुत फजीयत वाला होता है। यानी कि एक नॉर्मल फिजन रिएक्टर आप समझिए 12 पास वालों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छे से वो मैनेज कर सकता है। और फ्यूजन का आधा लोग को समझ में ही नहीं आएगा क्या है, आधा क्या किसी को नहीं समझ में आता, कुछ ही लोगों को समझ आ रही, अगर समझ में आता तो हम लोग बना चुके होते, किसी इंसान को नहीं समझ में आता कैसे बनता है। मतलब पेपर पे तो सब लिख लेते हैं, अरे ये करेंगे हो जाएगा रिएक्टर, बनाते एक तरीके तो काम ही नहीं कर रहा है। मतलब वही बात है, किसी को नहीं पता कि ये काम कैसे करता है। अब फिर ये समझिए इसका कंस्ट्रक्शन टाइम एक ऐसा चीज़ है जो पैसा नहीं खरीद सकता। तो हिसाब ये बनता है कि कंस्ट्रक्शन में सालों साल लग रहा है, 20 साल लग रहा है, 35 साल लग रहा है, 50 साल तक लग रहा है। मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो अरबों रुपया गटक चुके हैं, ख़त्म हो चुका है और कुछ नहीं बना है अभी तक। तो हिसाब ये बनता है कि हम लोग उस जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इसका मतलब अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो पहली बात आज तो होने वाला नहीं है, वो तो आप निश्चिंत हो जाइए, 2022, 2025, 2030 में भी शायद आ जाए कि ब्रेक इवन अचीव कर रहे हैं, उसके बाद में भी आए कि ब्रेक इवन 2 का फैक्टर अचीव कर रहे हैं। और ये समझिए जब तक वो 10 तक नहीं होता है कोई मतलब नहीं उसका, क्योंकि ब्रेक फैक्टर अगर ब्रेक इवन फैक्टर 2 पे भी है तो हिसाब ये बनता है कि आपको जो एनर्जी एक्सट्रैक्शन सिस्टम है मिनिमम आपको 60 to 70% पावर इफिशियंसी देना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल होता है। और उतना देने के बाद आप बस उतना एनर्जी निकाल पाएंगे कि वापस रिएक्टर को बंद होने से रोक पाए, और थोड़ा सा कुछ मेगावाट साइड में निकलेगा। कुछ मेगावाट के लिए इतना अरबों रुपया खर्च नहीं किया जा सकता। तो हिसाब वही समझ रहे हैं कि रियलिटी बहुत अच्छा नहीं है इस सिस्टम के बारे में। तो भविष्य में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हिसाब ये समझिए कि अभी का दुनिया जो है, खास करके यूरोपियन यूनियन में काफ़ी देशों ने, छोटे देशों ने थोड़ा सा तिगड़म लिया, थोड़ा सा अप्रोच दूसरा लिया, और हिसाब लिया कि वो एक चीज़ के पीछे नहीं पड़े। ये मुझे जितने पावर को स्टडी करने पे समझ में आ रहा है वो एक ही है, हमारा माइंड सेट ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम लोग चाह रहे हैं ना एक चीज़ करें सारा समस्या सॉल्व हो जाए, सोलर लगाएं सब समस्या सॉल्व हो जाए, विंड लगाए सारा समस्या, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप मिक्स कर देते हैं, जैसे कि सोलर विंड, दो सबसे हष्टपुष्ट तंत्र को आप मिक्स कर देते हैं कि ये दोनों मतलब मेरा ग्रिड को संभाल रहा है, आप आराम से बिना बैटरी वैटरी के काम कर सकते हैं। और अगर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा भी मिक्स करें, जिसमें टाइडल है जो कि काफ़ी रिलायबल सोर्स है, मतलब आपको पता है कि इतना बिजली इतना इस टाइम पे आता ही रहेगा, फिर उस पर आप वेव पावर लगा देते हो, ज़्यादा पावरफुल नहीं लेकिन आपको फिक्स है कि इतना पावर आएगा। फिर आप उसमें बायोगैस लगा देते हैं, बायोमास लगा देते हैं, ये सब आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, पीक टाइम को हैंडल कर सकते हैं। आप आज के टाइम पे यानी कि 2020 में आप आराम से 100% रिन्यूएबल पे अपनी कंट्री चला सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर यूरोप में काफ़ी सारे देश पहुंच चुके हैं जिनका पर कैपिटा पावर कंजम्पशन इंडिया वालों से बहुत ज़्यादा है। मतलब पर कैपिटा, मतलब एक बंदा को लें, इंडिया में पर कैपिटा पावर कंजम्पशन बहुत कम आता है, वहीं पे यूरोपियन वालों को देखें बहुत ज़्यादा था पर कैपिटा पावर कंजम्पशन। उसके बावजूद भी वो लोग मतलब 100% पहुंच चुके हैं। मतलब 50% तो अब उनका एवरेज चल रहा है, मतलब बुरे से बुरे टाइम में वो 50% ग्रीन पे चल रहे हैं। और मतलब किसी किसी दिन में जब विंड कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाता है तो उनका एक कंट्री का रिकॉर्ड है 140%, कंट्री का ग्रिड 140% ये था, ग्रीन था, और वो एक्स्ट्रा 40% बाकी सारे देश को बेच रहे थे। तो वही समझिए कि हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया है। ये मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि कल होगा, ये हो गया है कि मतलब अभी सोलर प्लांट सब लोग लगा रहे हैं। उसका दो कारण है। पहला, वो कोल से सस्ता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है पर्यावरण से, लेकिन सबको लेना देना है उनके प्रॉफिट से, उनके पॉकेट से। और हिसाब ये बनता है कोल वहाँ, ये सोलर वहाँ पहुँच गया कि जहाँ वो कोल से सीधा लड़ जाए, भैया कोल से सस्ता तो हम ही पड़ रहे हैं। और रहा बात कि ये जो हिसाब बनता है कि रात को क्या करेंगे, अरे इसीलिए तो बोला था मिक्स कर देते हैं तो आपको सारा सोल्यूशन मिल जाता है। और मान लीजिए जैसे जैसे डिमांड होगा वैसे वैसे रिसर्च होगा, क्या पता है बैटरी सिस्टम बन जाए जिसमें 2 सिस्टम तो ऑलरेडी रेडी है। सबसे बड़ा सिस्टम जो है गीगावाट में अभी काम कर रहा है, पम्प्ड हाइड्रो। हर जगह नहीं लगा सकते, लेकिन जहाँ लगा सकते हैं वहाँ आप गीगावाट आवर में स्टोर कर सकते हैं, और ये सब 50 साल पुराना टेक्नोलॉजी है। तो हिसाब वही बनता है कि हमारे पास औजार आ गए हैं, बस हम लोग चाह रहे हैं ना कि ये मतलब समझ रहे हैं, रामबाण हम लोग खोज रहे हैं कि एक चीज़ करें सारा समस्या खत्म हो जाए। ऐसा नहीं होगा, हम लोग को मिक्स करेंगे, आज समस्या सॉल्व हो जाएगा।
और हिसाब यही बनता है कि अर्थ का बायोडाइवर्सिटी के पास, यानी जो बायोस्फीयर है, इसके पास ऐसा टाइम नहीं कि हम लोग अपना समझ के अरे 40-50 साल तक रुक जाते हैं ना, उसके बाद फ्यूजन सब समस्या सुलझा देगा। उतना टाइम ही नहीं है बायोस्फीयर के पास, तो वही समझिए। और 100% ग्रीन पॉसिबल होने लगा है, देश के देश पहुंच रहे हैं, स्टेट के स्टेट, मतलब कैलिफोर्निया भी 1-2 बार पहुंच गया कि उनका एक दिन पूरा का पावर कंजम्पशन ग्रीन पे चल रहा था, पहुंचने लगे। बस वही करना है कि सब लोग को सिर्फ सोलर पे नहीं कूदना है, सोलर और विंड करो तो समस्या सॉल्व हो जाएगी। और सोलर, विंड, बायो मास, बायोगैस ये सब लगा दो, तब तो सोचना ही नहीं है। और उसमें अगर टाइडल आ जाता है, वेव आ जाता है, अगर आप तटीय क्षेत्र में है, कोई टेंशन ही नहीं है। मतलब आज समस्या खत्म हो जाएगा, आज की टेक्नोलॉजी से, आज का चीज़ जो आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि 30 साल के अंदर ये बन जाएगा। तो वही समझिए कि पैसा से समय नहीं खरीद सकते। तो इसी कारण से मैं जितना भी फ्यूजन पे देखता हूँ, जितना भी उसका स्टडी कर रहा हूँ, उतना मैं उससे वो बर्न आउट हो जा रहा हूँ कि भैया हम लोग पहुंच गए। मतलब बोल रहे हैं कि देश के देश अगर कह रहे हैं कि अल्लाह भैया इस तारीख को तो मेरा देश पूरा 100 पे चला, जबकि इनका टारगेट है कि 2050 तक 50% ग्रीन हो जाना चाहते हैं। और जिस स्पीड पे चल रहे हैं, बहुत अच्छा चांस है कि यूरोपियन यूनियन, और खास करके यूरोपियन यूनियन के पास एक बेनिफिट है कि वो मतलब ग्लोबल ग्रिड बना सकते हैं, मतलब अपने सेक्टर का। तो वो बहुत आराम से बिजली का समस्या सुलझा सकते हैं, मतलब आज सुलझा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 50 साल बाद जब वो रिएक्टर बन जाए, उसके बाद उसमें मतलब पावर फैक्टर को मान लीजिए 20 तक इंप्रूव किया जाए, फिर सिस्टम बने हर सही दीर्घई दंत सर, नहीं, आज। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। और एक बात सिंपल सिंपल कर सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग आज ही पूरा मेहनत कर देते ग्रीन टेक्नोलॉजी का, उसके बाद भी तो आप फ्यूजन बना सकते हैं। मान लीजिए अभी इतना फजीयत करके खूब सारा मेहनत करके आप बना लेते हैं अपना कंट्री को, जैसे मान लीजिए इंडिया को कर देंगे नहीं भैया 100% ग्रीन हो जाओ, ठीक है। उसके बाद भी आप फ्यूजन पर रिसर्च कीजिए ना, बस अभी मत उस पर कीजिए। जब ये हो जाए तब रिसर्च कीजिए कि ठीक है अब इतना सारा नाजुक चीज़ की जगह पे एक भरपूर चीज़ लगा देंगे। तो लेकिन समस्या, क्योंकि यही समझिए बायोडाइवर्सिटी हमारे पास जो है वो घटते जा रहा है। अब वो उसके पास उतना टाइम नहीं है कि 30 साल आप रुके रहो। तो इसीलिए अर्जेंसी के हिसाब से अभी फ्यूजन पे टाइम देना बहुत अजीब लगता है। और जब देख रहे बिलियन पे बिलियन, बिलियन पे बिलियन, बिलियन पे बिलियन पिछले 10 साल से गटक रहे हैं, भाई क्या क्या। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्यूजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा भला होगा। नहीं ऐसा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।